साइक्लिक, एसाइक्लिक दो पार्ट में डिवाइड किया गया, साइक्लिक एसाइक्लिक, तो ये सब बताने की जरूरत है नहीं, तो हो गया है। तो टाइप ऑफ कार्बन, जैसे प्राइमरी कार्बन क्या होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, है ना, 4 डिग्री कार्बन। उसी तरह जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन में क्या होगा 1 डिग्री या प्राइमरी, 2 डिग्री, 3 डिग्री या टर्सरी, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, है ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा कार्बन, अल्फा बीटा गामा डेल्टा हाइड्रोजन क्या होता है, आर्थो मेटा पैरा, बेंजीन के रिस्पेक्ट में कौन सा आर्थो है, कौन सा मेटा है, कौन सा पैरा है ना। तो ये सब थोड़ा बेसिक चीजें हैं, देख लेना। एलाइलिक कार्बन, विनाइलिक कार्बन, नेमिंग, तो ये सब तो मैं नहीं कवर करूंगा, है ना, ये सब तो तुम लोग खुद से करोगे, ठीक बेटा, इसमें कोई डाउट होगा नहीं। नेमिंग में, नेमिंग तो अगर होगा तो खुद से देख लेना, ठीक है। ओके, तो आते हैं बेटा बॉन्ड फिजन में। तो जो बॉन्ड फिजन है वो दो टाइप्स होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक होता है होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन, दूसरा होता है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन, ठीक है। ये भी काफी आसान है, तो मालूम होगा कि अगर दोनों एलिमेंट ए और बी, है ना, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर सेपरेट हो जाए तो होगा होमोलाइटिक क्लीवेज या होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन। और अगर ए और बी दोनों में से कोई एक इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाए तो क्या होगा, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन, ठीक है। तो हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन में दूसरी बनता है, एक कैटायन बनेगा, है ना, दूसरा एनायन बनेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है तो कार्बो कैटायन बोलेंगे उसको, और अगर पॉजिटिव चार्ज कार्बन, नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है तो उसको कार्बेनाइन बोलेंगे, ठीक है। कितना समझ में आ रहा है बेटा? ओके, आगे आते हैं। इसमें किसी कोई डाउट तो नहीं होगा ना बेटा? ओके, आगे आते हैं हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन। ये भी हो गया, यहाँ पे तो लिखा हुआ, ठीक है। होमोलाइटिक में दोनों ए और ए सेपरेट हुआ है, ए अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो रहा है, बी अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो रहा है, तो ये हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन हो गया, ठीक है। तो होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन होगा, हेट्रोलाइटिक में दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक लेकर चला जाएगा तो हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन होगा। आगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड। जो कोवेलेंट बॉन्ड है ए और बी के बीच में, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्प्लेस होगा, है ना। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है 4 टाइप का होता है। इसको फर्स्ट बोलते हैं बेटा इंडक्टिव इफेक्ट, है ना, ये परमानेंट इफेक्ट होता है। मेसोमेरिक इफेक्ट सेकंड है, ये भी परमानेंट इफेक्ट है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टेम्पररी इफेक्ट होता है, पता है ना सर। और लास्ट है हाइपर कंजूशन। हाइपर कंजूशन भी परमानेंट इफेक्ट है, ये परमानेंट इफेक्ट हो गया, ये परमानेंट इफेक्ट है, ये परमानेंट इफेक्ट है, और जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ये टेम्पररी इफेक्ट है, ठीक है। आ जाते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में। तो इंडक्टिव इफेक्ट में मालूम है कि अगर दो एलिमेंट सी और एक्स के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जिस एलिमेंट का ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो एक्स इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए इसके ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज आएगा, और कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, इसका मतलब कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज आएगा। और यहाँ कुछ प्रॉपर्टी लिखा गया है, इट डिक्रीजेज एज वन गोज अवे फ्रॉम एक्स इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, मतलब कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, है ना। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही कम इंडक्टिव इफेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो डेल्टा प्लस चार्ज है ना, वो कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से पास वाला जो कार्बन है वहां पर डेल्टा प्लस चार्ज ज्यादा होगा, जैसे तुम दूर जाओगे वैसे वैसे जो पॉजिटिव चार्ज है उसका अमाउंट कम होगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही कम इंडक्टिव इफेक्ट होगा। आगे लिखा हुआ DL कॉन्फ़िगरेशन। द कॉन्फ़िगरेशन, ये कहां से आ गया, तो छोड़ो, ये गलत आ गया, ठीक है, दूसरे जगह से आ गया होगा ये। तो एक इंडक्टिव इफेक्ट चल रहा है, तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, दूसरा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो अगर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे, वो एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है,
इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इस एलिमेंट के ऊपर क्या आएगा बेटा, डेल्टा माइनस, है ना। और कार्बन के ऊपर क्या आएगा, कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज आएगा। इसका मतलब कि जो एक्स है, एक्स इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने पर उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये क्या होगा, माइनस आई या माइनस आई इफेक्ट होगा, ठीक है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अगर कोई ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो इस एलिमेंट के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। तो अगर एलिमेंट के ऊपर या ग्रुप के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उसको पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट या पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ दिया गया है, पहला यहाँ पर दिया गया है कि C1 D माइनस C2 D माइनस, तो इसका मतलब ये बोला गया कि अगर एक कार्बन है तो जो इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा, है ना, 3 कार्बन से इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा। यहाँ पर दिया गया ऑर्डर, ठीक है, यहाँ पर इन दोनों को छोड़ दो, तुम्हें मालूम है, यहाँ मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया, ठीक है। आगे आ जाओ, माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, प्लस आई ग्रुप जितना ज्यादा होगा, है ना, एसिडिक नेचर उतना कम होगा। इससे एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 F C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे Cl लगा दिया है और Cl CH2 C डबल बॉन्ड O OH। अगर इन दोनों का एसिडिटी कंपेयर करना हो तो उस एसिड का एसिडिटी ज्यादा होगा जहां पर इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा हो, माइनस आई ग्रुप हो, है ना। तो यहाँ पे को माइनस आई ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो जो कॉन्जुगेट बेस है उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जो एसिडिक नेचर है वो बढ़ जाएगा, और प्लस आई ग्रुप से एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर में, तो जो एसिडिक नेचर होता है उसका अपोजिट होता है बेसिक नेचर, ठीक है। आगे आता है मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट, है ना। मेसोमेरिक इफेक्ट को ही रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम p electron shifted takes place consequently giving permanent polarity on the change। तो जो मेसोमेरिक इफेक्ट है कहाँ होगा बेटा, कुछ कंडीशन मैंने बताया था, है ना। मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट कहाँ होगा, रेजोनेंस जहां पर कॉन्जुगेशन हो, कॉन्जुगेशन में ही मेसोमेरिक इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तो कॉन्जुगेशन क्या होता है बेटा, पाई पाई कॉन्जुगेशन हो सकता है, ठीक है, पाई पाई कॉन्जुगेशन, पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है, लोन पेयर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो, ठीक है। और तीसरा होता है बेटा पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, ठीक है, या वैकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन। और फोर्थ होता है ये पॉजिटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज के कॉन्जुगेशन में, ठीक है, मतलब एक वैकेंट ऑर्बिटल दूसरे लोन पेयर के कॉन्जुगेशन। तो ये 4 कंडीशन है रेजोनेंस का। तो चारों में से कहीं पर कुछ भी हो रहा है, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो चाहे थर्ड हो, है ना, कुछ भी हो तो वहां पर रेजोनेंस होगा, ठीक है। कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो वहां पर रेजोनेंस जरूर होगा। तो याद रखो बेटा, जहां पर कॉन्जुगेशन वहां पर रेजोनेंस, ठीक है। एक और होता है, वहां पर होगा बेटा पाई बॉन्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं, तो अगर पाई बॉन्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो वहां पर भी रेजोनेंस होगा। नेक्स्ट है पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। तो मेसोमेरिक इफेक्ट मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है रेजोनेंस के थ्रू या इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है रेजोनेंस के थ्रू, ठीक है, तो उसको मेसोमेरिक इफेक्ट बोलेंगे। तो अगर रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है तो मेसोमेरिक इफेक्ट, अगर रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो भी मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ आप देखो, ये जो एमीन है, NH2 ग्रुप है, जिसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो ये अपना लोन पेयर देखो रेजोनेंस के थ्रू डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो अगर रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, जो इलेक्ट्रॉन दिया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब ये प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट होगा। उसी तरह से यहाँ देखो, ये एनिलीन है, एनिलीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेशन हो रहा है, लोन पेयर का, ठीक है। अगर लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रहा है बेटा, तो जो नाइट्रोजन है अमीन का वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, इसका मतलब ये प्लस M, ठीक है।
मतलब अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाए, जो इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाए तो प्लस है। जैसे यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे देखो प्लस चार्ज नहीं आएगा इस एग्जांपल में, है ना। यहाँ पे देखोगे कि जो फिनॉक्साइड आयन है ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है रिंग को, और ये न्यूट्रल हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर डिक्रीज होगा तो प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट होगा। नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट तो प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट को उल्टा कर दो, मतलब अगर एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, है ना, से यहाँ देखो पाई बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा इस तरह से। अगर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, इसलिए माइनस एम इफेक्ट, है ना। इस तरह से यहाँ देखो नाइट्रो ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब, है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर है तो माइनस एम, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो क्या होगा यहाँ पर प्लस एम। याद रखो, इलेक्ट्रॉन अगर डोनेशन हो रहा है तो प्लस एम, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो माइनस एम। तो याद रहे बेटा, जो रेजोनेंस इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट होता है ना। तो रेजोनेंस का कुछ कंडीशन होता है ना, जिस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। तो जितना स्टेबिलिटी बढ़ता है उस एनर्जी को, उस स्टेबिलिटी को बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी, है ना। द एनर्जी डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द हाइब्रिड एंड मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ देखो, अगर बेंजीन का तुमने केवल ये स्ट्रक्चर कंसीडर किया और यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो इसका एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से, चाहे ये वाला फॉर्म कंसीडर करो चाहे ये वाला फॉर्म कंसीडर करो, ठीक है, दोनों से कोई भी एक फॉर्म कंसीडर करो तो इसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम अज्यूम कर ले कि दोनों में से कोई भी फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा बल्कि इनका कैनोनिकल फॉर्म, मतलब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब इसका एनर्जी क्या होगा बेटा, यहाँ देखो इसका एनर्जी यहाँ बता रहा है। ठीक है, तो जो एनर्जी डिफरेंस इन दोनों के बीच में होता है रेजोनेंस एनर्जी। तो यहाँ पर 36 किलो कैलोरी जो एनर्जी जो आ रहा है वो रेजोनेंस एनर्जी है ना। जितना मॉलिक्यूल स्टेबलाइज होगा वही होगा उसका रेजोनेंस एनर्जी। तो ये हो गया रेजोनेंस एनर्जी। इसके बाद आता है बेटा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ये पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में होता है। अगर मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड है तभी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आएगा, और ये टेम्पररी इफेक्ट है ना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर टू प्रोड्यूस टेम्पररी पोलैरिटी ऑन एटम्स joined by the multiple bond in the presence of electrophile is known as electromeric effect. This effect is reversible and temporary. ठीक है, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड है, जैसे तुमने यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल डाला H+ मान लो तुमने डाल दिया है ना, तो ये जो कार्बन का पाई बॉन्ड है इस तरह प्लस चार्ज तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो इस मॉलिक्यूल में एक टेम्पररी पोलैरिटी आ जाएगा। लेकिन जैसे तुम H+ को हटा दोगे, रिमूव कर दोगे, ये वापस है ना पाई बॉन्ड बना लेगा। ये टेम्पररी इफेक्ट होता है। तो अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है, अगर इलेक्ट्रोफाइल डालोगे, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब कोई भी सब्सटेंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज सब्सटेंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा बेटा प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और अगर तुमने न्यूक्लियोफाइल डाल दिया, ठीक है, अगर तुमने यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल डाल दिया है ना, न्यूक्लियोफाइल के अगर कोई सब्सटेंस इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा माइनस या नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। यहाँ देखो जो कार्बोनिल है C डबल बॉन्ड O है ना, C डबल बॉन्ड O, तुमने यहाँ पर साइनाइड डाल दिया, तो साइनाइड क्या करेगा, कार्बन प्रोटेक्ट करेगा, ये बॉन्ड इस तरह से ओपन होगा, है ना, इसका मतलब ये टेम्पररी कुछ इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इफेक्ट है इसको बोलते हैं माइनस इलेक्ट्रोमेरिक। आगे हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन तुमने पढ़ा होगा, तो ये हर जगह पढ़ेगा, कुछ स्पेशल कंडीशन होता है रेजोनेंस की तरह, वहां पर ही हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इज द डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड आल्सो नोन एज सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। ये भी एक टाइप का कॉन्जुगेशन है बेटा, है ना, सिग्मा टू पाई कॉन्जुगेशन।
और इसी को बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। और ये परमानेंट इफेक्ट है, लगातार होता रहेगा। अगर मॉलिक्यूल में हो रहा है, कंडीशन अगर फिलफिल हो रहा है तो वहाँ पर हाइपरकंजम्पशन होगा ही होगा। अकरेंस बेटा कहाँ कहाँ पर होगा? ये एल्कीन एल्काइंस फ्री रेडिकल एंड कार्बोकटाइंस यहाँ पर होगा, ठीक है। एल्कीन एल्काइंस एल्काइंस नहीं होता है ये, ठीक है। एल्कीन फ्री रेडिकल एंड कार्बोकटाइंस, कार्बोनियम आयन, कार्बोकटाइन को कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं, ठीक है। कार्बोकटाइन कार्बोकटाइन, ठीक है। तो यहाँ पर होगा, तो ये अनसैचुरेटेड में एल्कीन में होगा, अगर सैचुरेटेड है तो फ्री रेडिकल कार्बोकटाइन में होगा, ठीक है। 3 केस है, डबल बॉन्ड हो या फिर कार्बोकटाइन हो या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। कंडीशन देखो यहाँ पर है ना, प्रेजेंस ऑफ ए अल्फा हाइड्रोजन, प्रेजेंस ऑफ ए अल्फा हाइड्रोजन with respect to double bond triple bond को हटाओ, double bond carbon containing positive charge in carbonium and unpaired electron, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अगर अल्फा हाइड्रोजन है, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? ये डबल बॉन्ड हो गया, ये अल्फा कार्बन से अटैच 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अल्फा हाइड्रोजन। तो जितना हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बेटा, जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, इफेक्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन क्या तुमको दिखाई दे रहा है ना बेटा, जो मैं बता रहा हूँ? पूरा दिख रहा है बेटा? स्क्रीन दिख रहा है ना रजत? ब्लैक आ रही है सर, ब्लैक आ रही है। अब स्क्रीन पूरा आ रहा है? ओके, एक मिनट स्क्रीन आ रहा है अब? यस सर। आगे है इफेक्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो क्या क्या इफेक्ट होता है बेटा? बॉन्ड लेंथ है ना, तो हाइपर कॉन्जुगेशन आल्सो इफेक्ट द बॉन्ड लेंथ because during the process the single bond in compound acquires some double bond character and vice versa। तो जैसे यहाँ देखो, तुमने ये एग्जांपल लिया था CH2, यहाँ पर H आ गया, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो जब हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो अब ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। मतलब ये जो सिंगल बॉन्ड दिख रहा था, ये सिंगल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो ये जो बॉन्ड है ये पार्शियल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। तो अगर पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ पर आया तो जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा। अब यहाँ देखो, ये अगर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता तो एक डबल बॉन्ड होता है ना, लेकिन यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है तो जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड, देखो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है हाइपर कॉन्जुगेशन से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो अगर ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा तो क्या होगा बेटा? बॉन्ड लेंथ, जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। याद रखो, हाइपर कॉन्जुगेशन से बॉन्ड लेंथ डिक्रीज भी होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज भी होगा। तो डिपेंड करेगा कौन सा बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा। और अगर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है तो जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज होगा। डाइपोल मोमेंट, सिंस हाइपर कॉन्जुगेशन कॉजेज दिस डेवलपमेंट ऑफ चार्जेस, इट आल्सो अफेक्ट द डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। देखो यहाँ पर पहले चार्ज नहीं था, न्यूट्रल था, लेकिन जैसे ही हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ वैसे ही यहाँ पर कुछ पोलैरिटी आ गया, है ना। जब पोलैरिटी आ जाएगा तो डाइपोल मोमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से डाइपोल मोमेंट बढ़ता है। आगे है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। तो कार्बोनियम आयन का स्टेबिलिटी हम लोग देखेंगे। तो जो टर्सरी कार्बोनियम आयन है ना, इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा CH3, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है 9। अगर तुम सेकेंडरी की बात करोगे तो सेकेंडरी में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा बेटा? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 6 होगा, है ना। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। टर्सरी का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, फिर सेकेंडरी का सबसे कम स्टेबिलिटी होगा प्राइमरी कार्बोकटायन का। तो यहाँ पर दिया गया टर्सरी
सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल का तो सबसे यहाँ पर हाइपर कंजन नहीं होता बेटा। जब मिथाइल कार्बोकटायन है, देखो यहाँ पर क्या हाइपर कंजन होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन ऑफ फुलफिल नहीं हो रहा। जो कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अगर अल्फा कार्बन नहीं है तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है रिलेटिव रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। ठीक है, तो कुछ इंटरमीडिएट यहाँ पर है ना, जो इम्पोर्टेंट तुम्हें देखना है यहाँ पर, इम्पोर्टेंट रिएक्टिव इंटरमीडिएट। ठीक है, तो पहला जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट है वो है कार्बोकटायन। ठीक है, तो कार्बोकटायन तुम्हें देखना है। तो कार्बोकटायन यहाँ पर है sp2 हाइब्रिडाइज, हाइब्रिडेशन से sp2 होगा तो बॉन्ड एंगल यहाँ पर 120 डिग्री होगा, और जो स्ट्रक्चर है ट्रायंगुलर प्लेनर होगा यहाँ पर, है ना, जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर बनाओगे तो ट्रायंगुलर प्लेनर आएगा। ठीक है, आगे आते हैं स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी यहाँ पर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, तो काफी आसान है। उसी तरह कार्बन आयन है, कार्बन आयन का भी जो स्टेबिलिटी है तुम केवल इसी से नहीं देखोगे, यहाँ पर और भी फैक्टर है। पहला तो हो गया तुम्हारा इंडक्टिव इफेक्ट, है ना, इंडक्टिव इफेक्ट भी देखते हो, इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा हो गया यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो तुम देखते हो, परसेंटेज एस करेक्टर, है ना। तीसरा यहाँ पर तुम देखते हो हाइपर कॉन्जुगेशन, अगर कार्बोकटायन है तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी देखोगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, फोर्थ तुम देखते हो यहाँ पर बेटा, फोर्थ फैक्टर है यहाँ पर रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस। इसके अलावा तुम कभी कभी देखते हो एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी। ठीक है, और कहीं कहीं पर यहाँ पर है ना डांसिंग रेजोनेंस भी होता है। इससे ये वाला देखो, ये जो मॉलिक्यूल है इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है ना बेटा, यहाँ पर ये ट्रायंगल वाले का स्टेबिलिटी, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, बेंड ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल है वो बेंड होता है, इसलिए इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। याद रखो कि जो इस टाइप का मॉलिक्यूल है ना, इसका स्टेबिलिटी मैक्सिमम होता है। बहुत बार पूछता है, अगर यहाँ पर 2 ट्रायंगल बनाया हो तो उसका स्टेबिलिटी थोड़ा सा कम होगा, है ना। अगर एक ट्रायंगल है उसका स्टेबिलिटी थोड़ा सा और कम हो जाएगा, PS2। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। इसका मतलब जो ट्रायंगल वाला ये मॉलिक्यूल है इसका स्टेबिलिटी मैक्सिमम से ज्यादा बेटा। यहाँ पर जो 3 बेंजीन लगा रहता है ना बेटा, 3 बेंजीन ना, कार्बोकटायन जो 3 बेंजीन, जो इससे ज्यादा स्टेबल ये होगा एक ट्रायंगल वाला। ठीक है, तुम्हें मालूम होगा, इस तरह हम देखते हैं तो, है ना। तो आगे चलते हैं। आगे है कार्बन आयन। ठीक है, तो कार्बन आयन का स्टेबिलिटी देख लेते हैं बेटा। तो कार्बन आयन यहाँ पर है, तो sp3 हाइब्रिडाइज, या देखो ये sp2 था, यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है। ठीक है, और जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है CH3 माइनस 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और यहाँ पर जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है केवल यहाँ पर डिग्रीज नहीं है, देखोगे यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट देखा था बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। दूसरा यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर भी देखोगे। ठीक है, तीसरा यहाँ पर हाइपर कंजन नहीं होता, हाइपर कंजन नहीं देखोगे। ठीक है, रेजोनेंस देखोगे, है ना। फिर क्या देखोगे बेटा, एरोमेटिसिटी देखोगे। ठीक है, तो ये सब फैक्टर भी देखा जाता है। उसके बाद तुम बताओगे कार्बन आयन का स्टेबिलिटी। ठीक है, याद है ना सब बेटा, ये सब फैक्टर। इसको रिवाइज करने की जरूरत है क्या? नहीं सर, इसको नहीं रिवाइज करना। तो आगे चलते हैं। एक मिनट, बेटा यहाँ पर आगे है कार्बन आयन। कार्बन आयन हो गया, कार्बन फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में भी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये होता है स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो हाइब्रिडेशन याद रखो बेटा, जो कार्बन फ्री रेडिकल है, कार्बन फ्री रेडिकल इज सिमिलर टू द कार्बोकटायन, है ना। जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है, जो प्रॉपर्टी है कार्बन फ्री रेडिकल का, वही स्टेबिलिटी ऑर्डर, वही, है ना। सब कुछ जो प्रॉपर्टी है वो कार्बोकटायन का जो मिक्स होता है, ठीक है, मैच करता है पूरा का पूरा। तो अगर कहीं पर कार्बन फ्री रेडिकल बनाया गया है तो उसको तुम कार्बोकटायन की तरह अज्यूम करके रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हो, या फिर स्टेबिलिटी ऑर्डर तुम बता सकते हो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ तक था तुम्हारा जीओसी। जीओसी में कोई डाउट है और कुछ पूछना है? तो इसके बाद आइसोमेरिज्म आ जाएगा।
और कोई डाउट है बेटा जीओसी में कहीं पर, या फिर कोई ऐसा चीज, ऐसा टॉपिक जो तुम्हें लग रहा हो कि हाँ एक बार और रिवाइज? नो सर। किसी को नहीं? सबको समझ में आ गया ये? ठीक है बेटा, तो आगे चलते हैं। आगे है तुम्हारा आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म में दो टाइप होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ना, वो अलग अलग टाइप का है। चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म है, दैट इज द टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म का एक पार्ट है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो टाइप होता है ना, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा हो गया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एक और होता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये चेंज करते हैं, है ना, ये पढ़ा हुआ तुमने कन्फर्मेशनल। ठीक है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ये ट्रू आइसोमेरिज्म नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो दो स्ट्रक्चर बनते हैं वो अलग अलग नहीं होते हैं, एक ही मॉलिक्यूल का दो फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये हो गया कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म है ना, काफी आसान है, देखो यहाँ पर मैंने बता दिया है जो हिंट फॉर्म में। चेन आइसोमेरिज्म क्या होगा? दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेज फ्रॉम द डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन चेन फ्रॉम which forms the nucleus of the molecule। ठीक है, मतलब कि जो चेन लेंथ है अगर वो अलग अलग हो जाए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन पेरेंट चेन का अगर चेन लेंथ अलग अलग है तो क्या होगा? चेन आइसोमेरिज्म। जैसे ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, तो ब्यूटेन तुम्हारा ये हो गया, आइसोब्यूटेन तुम्हारा ये हो गया, है ना, एक चेन ये तुम्हें लास्ट का चेन बना दिया। दूसरा है पोजिशनल आइसोमेरिज्म, जो फंक्शनल ग्रुप है अगर उसका पोजीशन अलग अलग हो जाए, ठीक है, अगर उसका पोजीशन अलग अलग हो जाए तो तुम क्या बोलोगे? पोजिशनल आइसोमेरिज्म। जैसे यहाँ पे बेंजीन है ना, मुझे तुमने Cl लगा दिया, एक Cl यहाँ पर, दूसरा Cl यहाँ पर। ठीक है, बेंजीन में तुमने एक Cl यहाँ पर लगा दिया, दूसरा Cl पैरा पर लगा दिया, तो इन दोनों में क्या रिलेशन बेटा? ये दोनों पोजिशनल आइसोमर है, क्योंकि यहाँ पर जो क्लोरीन का पोजिशन है वो आर्थो से पैरा में चला गया। ठीक है, क्लोरोबेंजीन में या फ्लोरीन का पोजीशन आर्थो से पैरा जा रहा है, तो ये पोजिशनल आइसोमर होगा। तीसरा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, भले मत में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो। ठीक है, जैसे ईथर और अल्कोहल एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। इन, डाई इन और आइन, ट्रिपल बॉन्ड और दो डबल बॉन्ड एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। मेटामेरिज्म, this type of isomerism is due to unequal distribution of carbon atom on either side of functional group in the molecule of carbon belonging to the same class। ठीक है, for example methyl propyl ether and diethyl ether both have the metamer, both are the metamer। इसने यहाँ पर लिया, दो कार्बन यहाँ पर है, तीन कार्बन तुमने ले लिया, C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पर तीन कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन है, दोनों साइड इक्वल कार्बन कर दो, है ना, यहाँ पर भी दो कार्बन हो गया और यहाँ पर भी इस साइड भी दो कार्बन हो गया, तो ये क्या होगा? मेटामर। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एल्काइल ग्रुप, तो यहाँ से क्या मिलेगा? मेटामर। टॉटोमर कहते हैं बेटा, टॉटोमर है ना, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच टू फंक्शनल आइसोमर एग्जिस्ट टुगेदर इन इक्विलिब्रियम, द टू फॉर्म्स एग्जिस्टिंग इन इक्विलिब्रियम आर कॉल्ड टॉटोमर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, टॉटोमर कहा गया। टॉटोमर का स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछता है, टॉटोमर का जो क्वेश्चन है पूछता है कि टॉटोमर जो है ना, इसका आगे बहुत यूज है ना, तो इसमें डाउट होगा नहीं तुम लोगों को। टॉटोमर में, टॉटोमर का जो कंडीशन है एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, है ना, C डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ पर CH3 हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये टॉटोमर में इन्वॉल्व हो जाएगा, क्या बनाएगा? COH। ठीक है, तो ये हो जाएगा कीटो फॉर्म, इसको बोलते हैं इनॉल फॉर्म। ठीक है, तो मालूम होगा टॉटोमर इंपॉर्टेंट, एक बार रिवाइज करना दोबारा। ठीक है, तो इसमें पूछता है कि अलग अलग जो टॉटोमर है उसमें से किसका इनोलेट फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे यहाँ पे दिया गया H2 H ईस्टर हैज 2 टॉटोमर, वन हैज कीटो ग्रुप एंड अदर हैज इनॉल ग्रुप, है ना,
H2ST का 2-3 फॉर्म बना देगा, पूछेगा किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है, किसका स्टेबिलिटी कम है, से क्वेश्चन पूछता है ना। क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH2, C डबल बॉन्ड OH, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3। ठीक है, एक मॉलिक्यूल ये बना दिया। दूसरा मॉलिक्यूल बना दिया बेटा CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर दे दिया यहाँ पर CH3। अब पूछेगा इन दोनों में से, एक ये वाला मॉलिक्यूल, दूसरा ये वाला मॉलिक्यूल, ठीक है, किसका इनॉल फॉर्म का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, विच वन हैज मोर इनॉल कंटेंट। ठीक है, यहाँ मॉलिक्यूल 1 हो गया, मॉलिक्यूल 2 हो गया, विच वन हैज मोर इनॉल कंटेंट। ठीक है, तो इनॉल कंटेंट मतलब इन दोनों का इनॉल बनाओगे, और जिस इनॉल का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा उसका कंटेंट, इनॉल कंटेंट भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो बता सकते तुम लोग, है ना। तो यहाँ तुम इनॉल का स्टेबिलिटी देखोगे, दोनों का इनॉल बना लोगे, है ना। तो 1 बाय 1 इसका इनॉल बनाओगे, इससे यह होगा CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, OH, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा CH2, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर आओगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर भी होगा, और CH3 है। तो दोनों इनॉल बन गया, इनॉल वन फर्स्ट का इनॉल बन गया, सेकंड का इनॉल बन गया, है ना। तो इन दोनों में किसका इनॉल ज्यादा स्टेबल होगा, कहाँ पर इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा, ठीक है, ये तुम्हें बताना है। तो जो इनॉल कंटेंट है हम लोग इसके इंटरमीडिएट से बताते हैं, है ना। जो इंटरमीडिएट यहाँ पर बनेगा, इंटरमीडिएट से लोग बताएंगे कि किसका इनॉल कंटेंट ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा, जो इंटरमीडिएट है वो कार्बन आयन बनता है। यहाँ पे जो इंटरमीडिएट है C डबल बॉन्ड O, ये जो कार्बन हाइड्रोजन है ना वहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो अब इसका तुम बनाओगे इनॉल फॉर्म, तो पहले तो ये बन जाएगा, ठीक है, नेगेटिव हो गया। दूसरा इसका इनॉल बनाओगे तो जो इंटरमीडिएट है ये बनेगा, अभी तो ये H नहीं लगाना है, ठीक है, ये हो जाएगा CH3, CH3, CH3। ठीक है, तो अब इन दोनों कार्बन आयन का स्टेबिलिटी देख लो। जब स्टेबिलिटी देखोगे तो यहाँ पर COOH जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पर केवल CH3 है। मतलब यहाँ पर अगर तुम CH2H देखोगे, जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर H है, यहाँ पर COOH है। ठीक है, और तुम्हें स्टेबलाइज करना है बेटा इस नेगेटिव चार्ज को। तुम्हें मालूम है जो C डबल बॉन्ड OH है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो जो नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी बढ़ेगा, तो अगर नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी बढ़ेगा, इसका इनॉल कंटेंट भी ज्यादा होगा। तो इनॉल कंटेंट ऑफ 1 इज ग्रेटर देन इनॉल कंटेंट ऑफ 2, है ना। जो यहाँ पे इनॉल कंटेंट है फर्स्ट का ज्यादा होगा सेकंड से। ठीक है, आगे आते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इनॉल में बेटा और भी चीजें यहाँ पूछता है ना, कि जैसे कीटो इनॉल में इनॉल फॉर्म का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। जब कीटो में बात किया जाए, है ना, तो कीटो फॉर्म का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे इसका बात किया जाए, इसका और इसके इनॉल बना लो बेटा इसका, तो कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। लेकिन कभी कभी इनॉल फॉर्म का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। कंडीशन वहां होगा बेटा, है ना, कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा हो इंट्रा मॉलिक्यूलर, से यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, तो जहाँ पर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा हो वहाँ पर इनॉल कंटेंट का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। इसका अपोजिट होगा बेटा, है ना, इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। जहाँ पर एरोमेटाइजेशन हो, है ना, एरोमेटाइजेशन हो वहाँ पर इनॉल फॉर्म का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पे देखो, इस मॉलिक्यूल को देखो, है ना, यहाँ पे देखो,
से, ये देखो ये कीटो फॉर्म है। जब तुम इसका इनॉल फॉर्म बनाओगे, इसका जो इनॉल फॉर्म है वो एक फिनॉल होगा, ठीक है। यहाँ का जो हाइड्रोजन है माइग्रेट करके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, तो बन जाएगा फिनॉल। तो मालूम है फिनॉल है वो एरोमेटिक कंपाउंड है, तो जहाँ पर एरोमेटाइजेशन ना हो तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो जो फिनॉल है, फिनॉल का स्टेबिलिटी कीटो फॉर्म से ज़्यादा होगा, है ना। तो ये दो कंडीशन है, इस कंडीशन को याद रखना। तीसरा कंडीशन यहाँ पर होता है बेटा कॉन्जुगेशन। तो अगर कहीं पर कॉन्जुगेशन हो रहा तो वहां पर भी इनॉल कंटेंट बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म पर आ गए हो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पढ़ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कुछ है नहीं खास, है ना, सिस ट्रांस होता है, ठीक है। तो सिस ट्रांस तुम्हें देखना होगा, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में तुम देखोगे, है ना। इसका जो रीजन है, रीजन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर जो आइसोमेरिज्म क्यों होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ यहाँ जो आइसोमेरिज्म क्यों होगा बेटा, बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड बेटा इसको तुम इजीली रोटेट नहीं कर पाओगे, रोटेशन यहाँ पर कंस्ट्रेन है यहाँ पर, ठीक है, रोटेट नहीं कर पाओगे। सिंगल बॉन्ड होता है यहाँ पर, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को तुम इजीली रोटेट कर सकते थे, ठीक है। तो ये आसानी से रोटेट हो जाएगा, ठीक है, जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेट हो जाएगा। लेकिन अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, इसको तुम रोटेट नहीं कर पाओगे। तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में भी होता है बेटा। और अगर रिंग स्ट्रक्चर है ना, रिंग स्ट्रक्चर कोई भी जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड यहाँ पर है, तुम उसको रोटेट नहीं कर पाओगे। इस बॉन्ड को या इस बॉन्ड को या इस बॉन्ड को तुम रोटेट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है ना। और इसको इस तरह से वेज जैसे दिखाते हैं, यहाँ पर से H हो गया और जो मिथाइल ग्रुप है नीचे है, ठीक है। और तुमने यहाँ पर चाहे यहाँ पर कहीं पर भी लगा दो, ठीक है। यहाँ पर तुमने जो मिथाइल ग्रुप है सेम साइड, मतलब वेज में लगा दिया CH3 ग्रुप, और नीचे क्या हाइड्रोजन, देखो जो सिमिलर ग्रुप है सेम साइड है, तो अगर सिमिलर ग्रुप सेम साइड है तो क्या होगा, सिस, ठीक है। तो रिंग स्ट्रक्चर में भी सिस ट्रांस होता है। बस तुम्हें देखना पड़ेगा कि किस तरह पर या किस जगह पर यहाँ पर सिस से जुड़ा हुआ है। सेम साइड अगर सिमिलर ग्रुप जुड़ा हुआ है तो सिस, नहीं तो ट्रांस हो जाएगा, ठीक बेटा। तो ट्रांस आइसोमर ऑफ एल्कीन आर यूजुअली मोर स्टेबल, मालूम है ना, क्योंकि यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर CH3 लगाया है, दूसरा CH3 यहाँ पर लगाया है, तो ये दोनों एक दूसरे के एंटी पेयर रिप्लेनर है। जो डाइपोल मोमेंट है कैंसिल हो जाएगा, कोई पोलैरिटी नहीं तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। बी, ट्रांस आइसोमर हैव नॉर्मली लेस डाइपोल मोमेंट देयर करस्पॉन्डिंग सिस आइसोमर, अभी बता दिया मैंने। सी, ट्रांस आइसोमर हैज ग्रेटर सिमेट्री देन द करस्पॉन्डिंग सिस आइसोमर, thus the pack more easily in lattice and hence higher melting point। याद रखो, अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करोगे तो मेल्टिंग पॉइंट किससे ज्यादा होगा, ट्रांस का, ठीक है। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा बेटा सिस का, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, मेल्टिंग पॉइंट पैकिंग पर डिपेंड कर रहा है। जो पैकिंग है ना क्रिस्टल का, क्रिस्टल के पैकिंग पर डिपेंड करेगा, जबकि बॉइलिंग पॉइंट डाइपोल मोमेंट पर डिपेंड करता है, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, जितना क्लोज पैकिंग होगा उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो यहाँ पर बेटा ये भी होता है। EZ नॉमेनक्लेचर जो है ना, जो देख लेना, जो EZ है ना, E कब होगा, Z कब होगा, है ना, ठीक है। सिस्टम बता दिया, EZ होता है, और एक और होता है बेटा यहाँ पर, है ना, उसको भी देख लो, EZ और सिन एंटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तुमने ये लिया C डबल बॉन्ड C, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे तुमने ले लिया क्लोरीन, यहाँ पे ले लिया फ्लोरीन, यहाँ पे ले लिया हाइड्रोजन, यहाँ पे ले लिया तुमने ब्रोमीन, ठीक है। अब तो बताना EZ में से कौन सा फॉर्म ये है, E है या Z है। तुम यहाँ पे इसका प्रायोरिटी असाइन करते हो, तो प्रायोरिटी कैसे असाइन करते बेटा, पहले तुम देखते हो इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ठीक है। तो कार्बन नंबर 1 पर आ जाओ, कार्बन नंबर 1 में क्लोरीन, हाँ बोलो, और ये C1 है। हाँ, तो यहाँ पर देख लेते इसका प्रायोरिटी ज्यादा है, इसका प्रायोरिटी कम है, यहाँ पर इसका प्रायोरिटी ज्यादा है, इसका प्रायोरिटी कम है ना।
तो अगर सिस टाइप आ रहा है सिस, ठीक है, सिस टाइप मतलब जेड आइसोमर, और अगर ट्रांस टाइप का आ रहा है ट्रांस, ट्रांस मतलब ई आइसोमर। अब देखो हायर जो सिमिलर क्रिएटिव ग्रुप सेम साइड है डबल बॉन्ड की, ठीक है, तो यहाँ पर सिमिलर क्रिएटिव ग्रुप सेम साइड है मतलब सिस टाइप का है, तो सिस टाइप मतलब जेड आइसोमर। और अगर सिमिलर क्रिएटिव ग्रुप इसका उल्टा कर दो, है ना, सीएल को यहाँ कर दो, क्लोरीन को ऊपर कर दो, तो क्या होगा ई आइसोमर। एक बार रिवाइज कर लेना जाकर, है ना, जो रूल्स है रूल्स के बाद फिर से पढ़ लेना, ठीक है। तो जो प्रियोरिटी का रूल है काफी बड़ा है, हमें देखना पड़ेगा प्रियोरिटी कैसे प्रियोरिटी असाइन करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा है C90, जो C90 है वो ऑक्सीजन के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, C डबल बॉन्ड N OH, है ना। हाँ बोलो। सर जब सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड पे होते हैं तो वो ई होता है कि जेड? सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड अगर है तो जेड होता है, ठीक है। ठीक है। हाँ, अगर सेम तो सर प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन है तो ई होगा। ठीक है, बोल। तो सर ये वाला जेड हुआ ना? तो मैंने क्या बोला यहाँ पर, जेड नहीं बोला है, अच्छा, सेम वो प्रायोरिटी ट्रांस ग्रुप। के लिए ये लिखा है, ठीक है। तो ये हायर हायर सेम साइड है ना, तो ये सिस है, तो सिस टाइप मतलब जेड हो गया, है ना। यस सर, ठीक। ओके, आगे जाते हैं यहाँ पर। तो आगे हम लोग पढ़ना है यहाँ पर बेटा, किसका क्या पढ़ना है यहाँ पर, यहाँ पर हम लोग को देखना है यहाँ पर ऑक्जिम का देखना है, ठीक है, ऑक्जिम। तो जो ऑक्जिम है, ऑक्जिम में लोन पेयर या OH देखते हैं, OH और H को देखोगे, ठीक है। अगर HOH अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको क्या बोलोगे बेटा, एंटी बोलोगे, ठीक है। HOH अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको क्या बोलोगे, एंटी। और अगर HOH सेम साइड है, ठीक है, अगर H और OH सेम साइड में है तो क्या बोलोगे, सिन बोलोगे, ठीक है। यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर PH है, तो अगर HOH सेम साइड है तो उसको सिन बोलोगे। इसके अलावा जो डाइफिनाइल है वहाँ पर भी सिन एंटी का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक मॉलिक्यूल दे दिया जाए तुम्हें एग्जाम में इस तरह से, ठीक है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पर PH है और यहाँ पर PH है ना। यहाँ पे क्या देखोगे बेटा, लोन पेयर देखोगे, लोन पेयर अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या होगा, एंटी, ठीक है। और अगर लोन पेयर सेम डायरेक्शन में है, सेम साइड है, तो क्या होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा बेटा सिन, ठीक है। आगे है बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आते हैं बेटा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बहुत सारी चीजें तुम्हें पढ़ना है। ऑप्टिकल एक्टिविटी से पहले यहाँ पर आता है बेटा, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ऑफ रोटेटिंग प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। अगर पीपीएल को रोटेट कर दे रहा है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पीपीएल बोलते हैं, ठीक है। पीपीएल लिखा रहा था, समझ जाना पीपीएल मतलब क्या होगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में बात कर रहा है, पीपीएल हो गया। तो अगर पीपीएल को रोटेट कर दे रहा है तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होगा, बस ये इसका बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। पॉइंट बी लिखा हुआ है, स्पेसिफिक रोटेशन, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ रोटेशन ऑब्जर्व्ड व्हेन लाइट इज पास थ्रू 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर। ये फार्मूला याद रखना, ठीक है, फार्मूला केवल, ठीक है। तो ऑब्जर्व्ड रोटेशन डिवाइड बाय लेंथ ऑफ किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो ग्राम पर डेसीमीटर होता है बेटा, ठीक है, ग्राम पर डेसीमीटर याद रखो। कंसंट्रेशन सॉरी लेंथ यहाँ पर डेसीमीटर में रहेगा, लेंथ, एक मिनट मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कंफ्यूजन होता है बार बार, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर एल क्या लेना है, डेसीमीटर में लेना है लेंथ, ठीक है, 10 सेंटीमीटर मतलब डेसीमीटर। अगर मान लो 100 सेंटीमीटर दिया गया है तो 100 सेंटीमीटर तुम डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर मतलब 10 डेसीमीटर हुआ, तो यहाँ पर जो लेंथ क्या होगा, 10 डेसीमीटर। जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन क्या लेना बेटा, ग्राम पर ml, कंसंट्रेशन ग्राम पर ml लेना है, ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। याद रखो यहाँ पर जो लेंथ है 1 डेसीमीटर लेना होगा तुम्हें, कंसंट्रेशन ग्राम पर, और जो ए है बेटा ये डिग्री में लेना है, ठीक है। जो ऑब्जर्व्ड रोटेशन है ए ऑब्जर्व्ड वो डिग्री में होना चाहिए, ठीक है, रेडियन में नहीं, डिग्री में। तो इसके बेसिस पर जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो दो टाइप का होता है, एक होता है लीवो रोटेटरी, दूसरा होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो लीवो रोटेटरी क्या होगा, रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू द लेफ्ट। अगर पीपीएल में जो लाइट है ना,
और उसको लेफ्ट साइड रोटेट कर रहा है तो क्या होगा, लीवो रोटेटरी, इसको स्मॉल एल या फिर माइनस से पिन करोगे। अगर लाइट को राइट हैंड साइड रोटेट कर रहा है तो ये डेस्क रोटेटरी होगा, उसको स्मॉल डी या फिर प्लस से रिटर्न करोगे। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल एल स्मॉल डी रहेगा, कैपिटल डी कैपिटल एल नहीं होगा, याद रखो बेटा, स्मॉल डी और स्मॉल एल। तो डेस्ट्रो के लिए यहाँ पर स्मॉल डी, लीवो के लिए यहाँ पर स्मॉल एल यूज करोगे, माइनस। रेसमिक मिक्सर, प्लस माइनस मिक्सर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इक्वल अमाउंट में इन दोनों को मिला दोगे, है ना, इक्वल अमाउंट में लीवो रोटेटरी और डेस्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड को मिला दोगे तो जो कंपाउंड है, कंपाउंड ऑप्टिकली, जो मिक्सर बेटा ऑप्टिकली इलेक्टिव हो जाएगा और उसी ऑप्टिकली इलेक्टिव मिक्सर को रेसमिक मिक्सर बोलते हैं, है ना। यहाँ लिखा हुआ है एन इनएक्टिव फॉर्म व्हिच डज नॉट रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट एट ऑल, दिस इज ए मिक्सर ऑफ इक्वल amounts of plus and minus forms and hence optically inactive, optical inactive. नेक्स्ट बेटा एसिमेट्रिक कार्बन एटम, एसिमेट्रिक कार्बन एटम इसी को बोलते हैं काइरल कार्बन। द कार्बन एटम व्हिच इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट एटम्स आर नोन एज एसिमेट्रिक कार्बन और काइरल कार्बन। ठीक है, काइरल कार्बन, ये कॉन्सेप्ट में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, काइरलिटी, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच कंटेन्स एन एसिमेट्रिक कार्बन, सी ए बी सी डी ई, द कार्बन से जो चारों ग्रुप है ना, वो अलग अलग हो तो क्या होगा, काइरल, एग्जिस्ट इन 2 टेट्राहेड्रल फॉर्म्स। तो एक ये होगा, दूसरा इसका मिरर, इन दोनों जो फॉर्म है उसको क्या बोलोगे, इनेंसियोमर। ठीक है, मिरर इमेज रेशो जो होगा इनेंसियोमर। द 2 ऑप्टिकल आइसोमर व्हिच आर नॉन सुपरइम्पोज्ड मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर नोन एज इनेंसियोमर्स। ठीक है, इसके बाद होता है मेसो कंपाउंड। अगर एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा काइरल कार्बन है ना, एक से ज्यादा काइरल कार्बन, CH3, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H। तो इस कार्बन देखो बेटा, इससे अटैच जितने भी कार्बन सब अलग अलग है, यहाँ से भी, यहाँ पर भी अटैच कार्बन अलग अलग है, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में सिमेट्री एलिमेंट आ जाए तो उसको बोलोगे मेसो कंपाउंड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, मेसो कंपाउंड। तो कंपाउंड containing 2 or more chiral carbon which does not show optical activity due to presence of center of symmetry or point of symmetry or plane of symmetry। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो वहां पर उस मॉलिक्यूल को तुम बोलोगे मेसो कंपाउंड। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ तुम्हें देखना बेटा, कंपाउंड व्हिच हैव अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल विद 1 or more chiral centers इन सच कंपाउंड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आइसोमर तुम्हें निकालना होगा। अगर कंपाउंड में ज्यादा काइरल अनसिमेट्रिकल कार्बन है तो इस फॉर्मूला तुम निकालोगे, है ना। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर इज इक्वल टू 2 पावर n। ठीक है, नंबर ऑफ रेसिड्यू फॉर्म r इज इक्वल टू a/2, नंबर ऑफ मेसो आइसोमर 0। अगर कोई वहां पे सिमेट्री एलिमेंट हो, कंपाउंड हैविंग ए सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हैविंग काइरल कार्बन बट मॉलिक्यूल एज ए होल इज काइरल, पूरा मॉलिक्यूल काइरल लेकिन उसमें सिमेट्री एलिमेंट हो, तो उसमें क्या होगा बेटा, तो फार्मूला चेंज हो जाएगा ना। तो यहाँ पर है टोटल नंबर ऑप्टिकली एक्टिव 2 पावर n-1, रेसमिक फॉर्म होगा a/2। ठीक है, और मेसो फॉर्म होगा यहाँ पर 2 पावर n/2 - 1। ये जो फॉर्मूला मैं तो करेक्ट करके यहाँ लिख दे रहा हूँ। मेसो फॉर्म इज इक्वल टू 2 पावर n/2 - 1। ठीक है, n/2 इस तरह से है -1, ये होगा मेसो फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ याद रखो कंपाउंड हैविंग इवन नंबर ऑफ, मतलब यहाँ पर जो n है, n इज इक्वल टू इवन होना चाहिए। ठीक है, इवन कार्बन इन सच कंपाउंड इफ द नंबर ऑफ काइरल कार्बन इन इज n, यहाँ पर इज रहना चाहिए, इज n, वी हैव a, मतलब a मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, एक्टिव फॉर्म इज इक्वल टू 2 पावर n-1। रेसमिक फॉर्म जो a है, a का हाफ होगा। ठीक है,
जितना ए बना है उसका आधा कर दोगे रेसमिक मिक्सर बनेगा, रेसमिक फॉर्म और मेसो फॉर्म होगा बेटा ये, ठीक है। और अगर n टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन n ऑड हो, ठीक है, कंपाउंड विथ ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन सच कंपाउंड n इज नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन, देन टोटल ऑप्टिकल आइसोमर हैव 2 पावर n minus 1। वैसे बेटा इस फॉर्मूले का यूज नहीं होता है तो ज्यादा इस फॉर्मूले के चक्कर मत पड़ना है, अगर नहीं आता तो छोड़ना, स्किप करना है। फॉर्मूला से इस फॉर्मूला का सॉल्यूशन अभी तक नहीं आया है, ठीक है, तो छोड़ देना, दिया रहता है लेकिन कोई मतलब नहीं, ठीक है, तो इसको छोड़ दो, फॉर्मूला को पूरा स्किप करो। आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, एडवांस में भी नहीं पूछा है, तो मेंस में आने की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो आते हैं आप फिशर प्रोजेक्शन पर। जो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है उसका फिशर प्रोजेक्शन है ना, फिशर प्रोजेक्शन। तो अगर मॉलिक्यूल दिया गया है तो रिप्रेजेंट जो फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है बेटा, फिशर प्रोजेक्शन में 2 टाइप का लाइन होता है, एक होता है वर्टिकल, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो जो वर्टिकल लाइन होता है वो होता है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ठीक है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या होगा बेटा, टुवर्ड्स, ठीक है, तो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर होगा यहाँ पर। जो हॉरिजॉन्टल लाइन टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, देखो यहाँ पे दिया गया कितना है, यहाँ पे वेज दिया है, वेज मतलब टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, तो डैश मतलब अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो 2 टाइप का लाइन यहाँ पर है, तो ये हो जाता है फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है, याद रखना। The configuration of an enantiomer is created to a standard glyceraldehyde। तो देखो बेटा जो डीएल कॉन्फ़िगरेशन है, डीएल कॉन्फ़िगरेशन हम लोग किसमें यूज करते हैं बेटा, अमीनो जो बायोमॉलिक्यूल है वहां पे यूज होता है, अमीनो एसिड्स में यूज होता है और कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है। इन दोनों में जो बायोमॉलिक्यूल है, बायोमॉलिक्यूल में है डीएल कॉन्फ़िगरेशन या रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन यूज होता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का निकालना तो बहुत डिफिकल्ट है और उसका कोई मीनिंग नहीं है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का, है ना, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी मॉलिक्यूल है सब के सब ऑप्टिकली होगा और नंबर ऑफ टाइम्स में बहुत ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर हर एक मॉलिक्यूल का आइडिया असाइन करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, इसलिए यहाँ पर रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन डीएल कॉन्फ़िगरेशन यूज करता है। और जो डीएल कॉन्फ़िगरेशन है दैट बेस्ड ऑन ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। तो अगर OH राइट हैंड साइड में है ना, ये राइट हैंड साइड में, अगर OH राइट हैंड साइड में तो होगा डी कॉन्फ़िगरेशन, और अगर OH लेफ्ट हैंड साइड में तो होगा एल कॉन्फ़िगरेशन, बस इतना ही है OH के रिस्पेक्ट में। इसी तरह से अगर अमीनो एसिड है तो अमीनो एसिड में क्या देखोगे, NH2, ठीक है, तो यहाँ पे तुम NH2 देखोगे अमीनो एसिड में। तो अगर NH2 राइट हैंड साइड में है, NH2 अगर राइट हैंड साइड में तो क्या होगा बेटा D, और अगर NH2 लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है, अगर NH2 लेफ्ट हैंड साइड में है तो क्या होगा, एल फॉर्म होगा, ये अमीनो एसिड में, ठीक है। तो अमीनो एसिड में तुम देखोगे NH2 और कार्बोहाइड्रेट्स में तुम देखोगे OH2, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी को, आगे आ जाते हैं यहाँ पर। हेलो, हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ हेलो बेटा, आवाज नहीं दे रहा है ना, तो आगे चलते हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन में। तो जो आरएस कॉन्फ़िगरेशन है वो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 4 है ना, वहाँ पे जो प्रायोरिटी असाइन करोगे है ना, मॉलिक्यूल रोटेट करोगे तो हायर प्रायोरिटी टू लोअर प्रायोरिटी तुम जाओगे, ठीक है। अगर हायर प्रायोरिटी टू लोअर प्रायोरिटी अगर आ रहा है क्लॉकवाइज तो होगा आर कॉन्फ़िगरेशन, अगर हायर प्रायोरिटी टू लोअर प्रायोरिटी तुम जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो होगा एस कॉन्फ़िगरेशन, तो ये था आरएस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन में से मेंस में नहीं है, एडवांस थोड़ा बहुत आ सकता है। डायस्टेरियोमर्स, डायस्टेरियोमर्स क्या होता है बेटा, स्टीरियोआइसोमर which are optically inactive, optically active isomer but not the mirror image are called diastereomers, ठीक है। जैसे सिस ट्रांस, ये तुम्हारा ट्रांस हो गया
बात क्या, तो ये हो गया, तो ये दोनों क्या होता है, एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर है, स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर में सिस ट्रांस भी होता है बेटा, और ऑप्टिकल एक्टिविटी भी होता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमर और ज्योमेट्रिकल आइसोमर दोनों को तुम काउंट करोगे। ठीक है, तो ये दोनों बेटा एक दूसरे के आइसोमर तो है, स्टीरियो आइसोमर भी है, लेकिन मिरर इमेज नहीं है। तो अगर मिरर इमेज नहीं तो क्या होगा बेटा, डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, तो तुम्हें देखना है डायस्टीरियोमर्स। आगे देखो, डायस्टीरियोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, thus they have different melting point, different melting points, boiling point, solubility in a given solvent, density and refractive indices। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है वो डायस्टीरियोमर्स का अलग अलग होगा, है ना। जो इनएंसियोमर बेटा, इनएंसियोमर तो इतने भी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी का सबसे सेम होता है इनएंसियोमर का, लेकिन डायस्टीरियोमर जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग होगा। They are also differ in specific rotation. They may have the same or opposite sign of rotation. Like geometrical isomer, the diastereomers may have separate from each other, may be separate from each other। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टी है डायस्टेरियोमर्स का, इसको देख लेना, इतना काफी है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा कोई डाउट है? नो सर, कोई डाउट नहीं है। तो कोई डाउट है पूछ लो अभी तुरंत। तो यहाँ पर चीजें तो बहुत है, यूसी में बताएंगे जो चीजें बहुत है ना, तुम्हें पूछना पड़ेगा कि तुम्हें कहाँ पर डाउट है। अगर मैं इस तरह रैंडमली बताता जाऊंगा तो पूरा क्लास हो जाएगा ना, तो क्लास तो यहाँ बताना नहीं है, बस केवल रिवीजन कराना है। तो मतलब जितना हो सकता है मैं करा रहा हूँ। अब तुम्हें देखना बेटा तुम्हारा कहाँ पर डाउट लग रहा है कि हाँ यहाँ पर प्रॉब्लम है, इसको पूछना है, या यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो तुम देख सकते हो। ठीक बेटा, यथार्थ तुम्हारा कुछ क्वेश्चन था क्या कल? तो यथार्थ एक क्वेश्चन था लास्ट, उसने पूछा था। ठीक है, यथार्थ या सवाल किसका था मुझे याद नहीं है। उसने पूछा था कि नंबर ऑफ आइसोमर प्लेटिनम Py होल 3 है ना, 3 प्लस या कुछ नंबर ऑफ आइसोमर यहाँ बताना था। ठीक है, तो नंबर ऑफ आइसोमर कैसे निकालोगे? यहाँ जो प्लेटिनम है, प्लेटिनम तो होगा ही, जो पिरिडिनियम है यहाँ तो Py मतलब क्या है, पिरिडिनियम है ना, पिरिडिनियम है। ठीक है, तो पिरिडिनियम का ये है ना, एक मिनट चेक कर लो, नहीं ये ग्लाइसिनेट था, यहाँ पर Gly था बेटा, यहाँ पर ये था मॉलिक्यूल ग्लाइसिनेट। ठीक है, Gly। तो जो ग्लाइसिन होता है, ग्लाइसिन में से तुम एक हाइड्रोजन को हटा दो, ये ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन में तुम इस हाइड्रोजन को हटा दो, डीप्रोटोनेट कर दो यहाँ पर, तो जाए ग्लाइसिनेट। तो जो ग्लाइसिनेट है C डबल बॉन्ड O माइनस NH2, तो नाइट्रोजन अपना लोन पे डोनेट करेगा, ऑक्सीजन अपना लोन पे यहाँ पे इस तरह से डोनेट करेगा। तो ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है, और यहाँ पर जो ग्रुप है एक ऑक्सीजन हो गया, दूसरा नाइट्रोजन हो गया, मतलब ये AB टाइप का बाइडेंटेड लिगेंड है ना। तो अगर यहाँ पर तुम कंपाउंड बनाओगे तो एक तो A बनाएगा बॉन्ड, दूसरा क्या बनाएगा यहाँ पर B, यहाँ पर A होगा, दूसरा B होगा। ठीक है, और 3 लिगेंड यहाँ पर AB तो एक हो गया, दूसरा हो गया AB 2 हो गया, एक ऊपर से नीचे होगा यहाँ पर A to B। तो अगर यहाँ पर आइसोमर काउंट करोगी है ना, तो यहाँ पर पहले बात तो ये कि अगर AB होल थ्राइस, अगर MAA होल थ्राइस टाइप का कोई लिगेंड है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, ये ऑप्टिकली एक्टिव AB होगा बेटा, लेकिन यहाँ पर A और B तो अलग अलग है, तो यहाँ पर और भी कॉन्फिगरेशन पॉसिबल है। जैसे यहाँ पर तुमने A लगाया, यहाँ पर B, इसका उल्टा भी कर सकते हो बेटा, है ना। जैसे प्लेटिनम हो गया यहाँ पर B हो गया, यहाँ पर A हो गया। ठीक है, A और B, यहाँ पर A हो गया, यहाँ पर B हो गया। ठीक है, तो ये इसका इसी का दूसरा फॉर्म हो गया, और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मतलब 2 तो ये हो गया, 2 यहाँ पर भी होगा। ठीक है, इसके अलावा तो कोई A यहाँ पर B यहाँ पर, इसको तो रिवर्स कर सकते बेटा,
जब इसको भी रिवर्स करोगे तो फॉर्म और बनेगा, तो 2 + 2 + 2 6 फॉर्म हो जाएगा ना, तो और भी इसके पॉसिबल फॉर्म है, तो मिनिमम तुमने 6 काउंट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ढेर सारे आइसोमर बनेंगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर यहाँ पर पॉसिबल होगा, ठीक है बेटा। जिसने पूछा उसको क्वेश्चन पूछा था बेटा, क्वेश्चन किसने पूछा था ये वाला? ब्रांच ने पूछा था। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। ओके, तो इसलिए यहाँ पर इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर बनेंगे। ओके, और किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेटा स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जहाँ पर होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों एक साथ पढ़ेंगे हम लोग। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सोचता कि कुछ पढ़ लें या कुछ बाद में। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हाइड्रोकार्बन। तो जो भी डाउट है हाइड्रोकार्बन तुम लेकर आओगे, कहीं पर रिएक्शन मैकेनिज्म में डाउट होगा तो उसको भी तुम पूछ सकते हो, ठीक है। समझ आ रहा है बेटा? वरुण, वरुण, यथार्थ, अजय, आवाज सुनाई दे रहा तुम लोगों को बेटा मेरा? आ रही है आवाज। अच्छा, तो नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा बेटा? हाइड्रोकार्बन। हाँ, तो हाइड्रोकार्बन में जो भी तुम्हारा रिएक्शन मैकेनिज्म में डाउट होगा या फिर कहीं पर भी कोई डाउट है कैसे जो प्रोडक्ट बनता है ना, तो अगर आपके लिए एक्टिव प्रोडक्ट बन रहा है तो कौन कौन प्रोडक्ट बनेंगे, कैसे बनेगा, अगर कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा।